हेलो स्टूडेंट्स, एनएस क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे साइक्लोट्रॉन और साइक्लोट्रॉन के बारे में हमने कल जिक्र कर लिया था कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है, साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत क्या है, साइक्लोट्रॉन की बनावट क्या है, साइक्लोट्रॉन की कार्य प्रणाली क्या है, साइक्लोट्रॉन के उपयोग क्या है। अब जो अगला टॉपिक है वो है साइक्लोट्रॉन की कमियां या सीमा बंधन। तो ध्यान से समझना कि आपके पास में साइक्लोट्रॉन के अंदर क्या कमियां हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट है कि साइक्लोट्रॉन की सहायता से केवल भारी धनावेशित कणों को ही क्या किया जा सकता है, त्वरित किया जा सकता है। मैंने वहां पे बताया था कि साइक्लोट्रॉन के अंदर भारी धनावेशित कण कौन कौन से थे आपके पास में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को ही त्वरित किया जा सकता है, हल्के कणों को नहीं। तो पहला इसकी कमी जो आ गई है कि इससे हल्के कणों को त्वरित नहीं किया जा सकता। सेकंड जो इसकी कमी है वो ये है कि साइक्लोट्रॉन की सहायता से इलेक्ट्रॉनों को त्वरित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हल्के कण होते हैं। कौन से कण होते हैं? हल्के कण होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बीटाट्रॉन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। बीटाट्रॉन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बीटाट्रॉन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। दो कमियां हो गई इसकी। तीसरी जो कमी है इसकी वो ध्यान देना कि साइक्लोट्रॉन के द्वारा अनावेशित कण, अब अनावेशित कण कौन सा होता है आपके पास में? न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन को क्या नहीं किया जा सकता है? उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान नहीं की जा सकती। तो आपके पास में साइक्लोट्रॉन के द्वारा जो आपके पास में न्यूट्रॉन है उसको भी त्वरित नहीं किया जा सकता, उसको उच्च ऊर्जा प्रदान नहीं की जा सकती। अब इससे अगले वाला है, उसको ध्यान से समझना भाई, कि आपके पास में साइक्लोट्रॉन के द्वारा भारी धनावेशित कणों को अधिकतम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा प्रदान नहीं की जा सकती। क्योंकि आपके पास में अधिकतम एक निश्चित सीमा तक ही उसको ऊर्जा प्रदान करेंगे, उससे अधिक ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकते। क्योंकि उसको ऊर्जा प्रदान करते रहेंगे तो वो वर्ताकार पथ के अंदर लगातार क्या होती रहेगी? वृद्धि होती रहेगी। और जब उसके वर्ताकार पथ के अंदर लगातार वृद्धि होगी तो उसके वेग में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। जब उसका वेग बढ़ेगा तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? उसका परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए 11वीं क्लास में मैंने आपको बताया था सापेक्षता के सिद्धांत से m बराबर m0 बटे अंडर रूट 1 माइनस में कितना आया था? c स्क्वायर बटे v स्क्वायर, v स्क्वायर बटे c स्क्वायर, v स्क्वायर बटे c स्क्वायर। ये किससे आया था? आपके पास में सापेक्षता के सिद्धांत से। आपके पास में जो m है वो क्या है? आपके पास में गतिशील कण का द्रव्यमान है। और जो आपके पास में m0 है वो क्या है? आपके पास में विराम अवस्था के अंदर जो कण है उसका वास्तविक द्रव्यमान है। और v क्या है? कण का वेग है। और c क्या है? आपके पास में प्रकाश का वेग है। तो यहाँ पे आपके पास वेग बढ़ेगा तो आपके पास उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? स्वतः ही घट जाएगा। तो आपके पास में कहने का मतलब क्या है कि साइक्लोट्रॉन की सहायता से किसी भी भारी धनावेशित कण को एक निश्चित सीमा से अधिक ऊर्जा प्रदान नहीं की जा सकती। क्योंकि उससे अधिक ऊर्जा प्रदान करेंगे तो उसके वेग में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी और उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए आपके पास साइक्लोट्रॉन की कितनी कमियां हो गई? 4 कमियां हो गई। अब जो अगला टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला जो टॉपिक है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में
धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल। अब आपके पास में समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार के ऊपर लगने वाला बल क्या होगा। अब आपके पास में माना आपके पास में कोई समरूप चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है। कोई समरूप चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है। इस समरूप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक एल लंबाई का धारावाही चालक तार, एक एल लंबाई का धारावाही चालक तार जिसका काट क्षेत्रफल कितना है, ए है। जिसका काट क्षेत्रफल कितना है, ए है। चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण के ऊपर रखा हुआ है। आपके पास में ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र है। इस समरूप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक एल लंबाई का और ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का जो चालक तार है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितने कोण के ऊपर रखा हुआ है, थीटा कोण के ऊपर रखा हुआ है। अब आपके पास में जैसे ही इस चालक तार को चुंबकीय समरूप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखेंगे तो इस चालक तार के ऊपर क्या लगता है, एक बल लगता है। जो इसका ऊपरी सिरा है वो क्या होने लगता है, नीचे की ओर विस्थापित होने लगता है, और जो इसका निचला सिरा है वो क्या होने लगता है, ऊपर की ओर विस्थापित होने लगता है। कहने का मतलब क्या है कि चालक तार के ऊपर एक बल लगता है क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आने की क्या करता है, कोशिश करता है। तो आपके पास में इसके ऊपर बल लगना प्रारंभ हो जाता है। अब इससे आगे ध्यान से समझना कि आपके पास में माना इस चालक तार की एकांक आयतन में, आपके पास में जो चालक तार है इसके एकांक आयतन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, छोटा एन है। कितनी है, छोटा एन है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो अपवहन वेग वीडी से क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। अपवहन वेग वीडी से क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, क्योंकि अपवहन वेग वीडी मैंने 5वें चैप्टर में आपको बता दिया था। तो इस चालक तार के एकांक आयतन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एन है। और ये इलेक्ट्रॉन इस चालक तार के अंदर अपवहन वेग वीडी से क्या करते हैं, गति करते हैं। तो आपके पास में इनके ऊपर, इस चालक तार के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला जो बल होगा, इस चालक तार के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला जो बल होगा लोरेंज बल की परिभाषा से, लोरेंज बल की परिभाषा से, लोरेंज बल की परिभाषा से क्या होगा, ध्यान से समझना। आपके पास में F बराबर कितना हो जाएगा, QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा। अब यहां पे ध्यान देना भाई, आपके पास में QVB साइन थीटा, तो यहां पे आपके पास में इलेक्ट्रॉनों का जो अपवहन वेग है वो कितना है, VD है। तो आपके पास क्या होगा, F बराबर हो जाएगा QVDB साइन थीटा, समीकरण नंबर ए। तो यहां पे ध्यान देना, सीधा V नहीं डालना है आपको, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉनों का जो अपवहन वेग है वो कितना है, VD है। इसलिए आपके पास में इस चालक तार के ऊपर लगने, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लगने वाला जो बल होगा F बराबर कितना होगा, QVDB साइन थीटा होगा, समीकरण नंबर ए। अब उससे आगे ध्यान से समझना, आपके पास में 5वें चैप्टर में मैंने करवाया था कि इस संपूर्ण चालक तार के ऊपर कुल आवेश, कुल आवेश आपके पास, वहां पे मैंने बताया था कि आपके पास में इसके एकांक आयतन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एन है। तो संपूर्ण आयतन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, NaN। और उससे आगे मैंने बताया था आपके पास में कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना है, E है। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा आपके पास, Q बराबर NaLe। आगे बात समझ में। तो Q का मान उठाकर यहां डालेंगे तो आपके पास F बराबर कितना हो जाएगा, NaLeVD और B साइन थीटा, VD और B साइन थीटा। अब उससे आगे आपके पास में यहां पे ध्यान देना भाई,
विद्युत धारा आई तथा अपवहन वेग वीडी में संबंध से 5वें चैप्टर में निकलवा रखा है मैंने। विद्युत धारा आई तथा अपवहन वेग वीडी में संबंध से क्या मान होगा आपके पास में? आपके पास में आई बराबर आया था एन ए ई इंटू वीडी। आई बराबर आया था एन ए ई इंटू वीडी। आई का मान यहां उठाकर डालेंगे, एन ए ई वीडी का मान उठाकर यहां डालेंगे तो एफ बराबर कितना होगा आपके पास में? एफ बराबर हो जाएगा आपके पास में कितना होगा? आई इंटू कितना हो गया आपके पास में? एल और कितना हो जाएगा? बी साइन थीटा। बी साइन थीटा। तो आपके पास में ये आ गया समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है सीधा कि आप समरूप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई धारावाही चालक तार रखा हुआ है जिसकी लंबाई इतनी है, उसके अंदर प्रवाही धारा इतनी है और चुंबकीय क्षेत्र इतना है और कोण इतना है, तो उसके ऊपर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। तो F बराबर क्या हो जाएगा? आई एल बी साइन थीटा। अगर इसको हम सदिश रूप में लिखें, सदिश रूप में आपके पास क्या होगा? F बराबर हो जाएगा आपके पास में आई एल क्रॉस बी। आई एल क्रॉस बी, क्योंकि यहां पे क्या है? साइन थीटा है, तो साइन को हटाएंगे तो किस में चला जाएगा? क्रॉस में चला जाएगा। तो F बराबर हो गया आई इंटू एल क्रॉस बी। अब उससे आगे इसके अंदर है कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट। अब कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है? ध्यान से समझना। यदि आपके पास में जो चालक तार है, जो चालक तार है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या फिर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में रखा हुआ है। जो चालक तार है या तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है या चुंबकीय क्षेत्र के क्या है? विपरीत दिशा में है। इसलिए आपके पास में थीटा बराबर कितना होगा? थीटा बराबर होगा 0 या 180। 0 या 180। तो आपके पास ये आ गया समीकरण नंबर 2। इस समीकरण 2 के अंदर थीटा बराबर 0 या 180 डालेंगे तो इसके ऊपर लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा? F बराबर हो जाएगा आपके पास में आई एल बी साइन 0। साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि आपके पास में साइन 0 बराबर कितना हो जाएगा? 0। 0 मान उठाकर यहां डालेंगे तो 0 को इस संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो F बराबर कितना हो गया आपके पास में? यहां पे 0 मान आ गया। तो कहने का मतलब यहां पे ध्यान से समझना कि जब कोई चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है या उसके विपरीत दिशा में होता है तो उसके ऊपर कोई भी बल नहीं लगता है। सेकंड कंडीशन क्या है? कंडीशन सेकंड, यदि आपके पास में जो चालक तार है वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या है? लंबवत रखा है। चुंबकीय क्षेत्र के क्या है? लंबवत रखा है, तब आपके पास में थीटा बराबर कितना होगा? थीटा बराबर होगा 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। तो थीटा का मान उठाकर इस समीकरण 2 के अंदर डालेंगे तो आपके पास लगने वाला जो बल है F बराबर कितना हो जाएगा? आई एल बी साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो आपके पास लगने वाला बल क्या होगा? F बराबर आई एल बी। आई एल बी। तो ये मान आ गया आपके पास में। तो ये समीकरण क्या बता रहा है आपके पास में कि जब कोई चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा? लंबवत होगा। जब कोई चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा? लंबवत होगा, तभी आपके पास में बल लगेगा, अन्यथा बल नहीं लगेगा। तो कंडीशन थर्ड, कंडीशन थर्ड क्या है? यदि आपके पास में इस चालक तार के अंदर प्रवाहित जो धारा है उसका मान कितना है? 0 है।
इस चालक तार के अंदर जब कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो आपके पास I बराबर कितना होगा, 0 होगा। तो आपके पास इसके ऊपर लगने वाला जो बल है वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि समीकरण 2 के अंदर I बराबर कितना डालेंगे, 0 डालेंगे। तो आपके पास में F बराबर कितना हो जाएगा, 0। तीनों कंडीशन आपके पास आ चुकी हैं। अब जो अगला टॉपिक है वो है धारावाही चालक तार में बल की दिशा ज्ञात करना। अब आपने जो धारावाही चालक तार था उसके ऊपर आपने बल का मान निकाल दिया। बल F बराबर क्या आ गया आपके पास में, I L B और sin थीटा। अब आपके पास में धारावाही चालक तार के अंदर बल की दिशा क्या होगी, कौन सी दिशा के अंदर बल लगेगा, तो उसको अच्छे से समझना भाई। तो टॉपिक है अगला टॉपिक है धारावाही चालक तार पर बल की दिशा ज्ञात करना। अब आपके पास में धारावाही चालक तार के अंदर बल की दिशा दो नियमों से निकाली जाती है, जिसमें पहला है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, ध्यान से समझना कि आपके पास में बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस एक दूसरे के क्या रखा जाता है, लंबवत रखा जाता है। आपके पास में ये अंगूठा है, ये तर्जनी है और ये क्या है, मध्यमा है। तीनों को एक दूसरे से क्या रखा जाता है, लंबवत रखा जाता है। यदि आपके पास में जो तर्जनी है वो किसको व्यक्त करती है, चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती है, तो ये जो मध्यमा है ये किसको व्यक्त करेगी, विद्युत धारा को व्यक्त करेगी। क्योंकि आपके पास मैंने बता रखा है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो जो अंगूठा है वो किसको व्यक्त कर रहा है, बल की दिशा को व्यक्त कर रहा है। दोबारा से समझ लेना इसको कि आपके पास में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है कि आपके पास में बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी, मध्यमा को क्या रखा जाता है, एक दूसरे के लंबवत रखा जाता है। तब आपके पास यदि जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती है, किसको व्यक्त करती है, चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती है। तो जो मध्यमा है वो किसको व्यक्त करेगी, विद्युत धारा को व्यक्त करेगी। और जो अंगूठा है वो किसको व्यक्त करता है, बल की दिशा को व्यक्त करता है। दूसरा है आपके पास में दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है, अच्छे से समझना कि दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाया जाए, दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाया जाए कि जो अंगूठा है वो किसको व्यक्त करे, धारा की दिशा को व्यक्त करे। तो जो सीधी अंगुलियां हैं, जो सीधी अंगुलियां हैं वो किसको व्यक्त करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो जो बल होता है वो हथेली के क्या होता है, लंबवत होता है। हथेली के क्या होता है, लंबवत होता है। तो दोबारा से समझ लें दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है। यदि आपके पास में दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार से फैलाया जाए कि जो अंगूठा है वो किसको व्यक्त करे, धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो जो सीधी अंगुलियां हैं वो किसको व्यक्त करेंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी। तब आपके पास में जो बल की दिशा होगी वो हथेली के क्या होगी, लंबवत होगी। तो ये हो गया आपके पास में दाएं हाथ की हथेली का नियम।
अब उससे आगे अगला टॉपिक है दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल। दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल, क्या करना है, हमें निकालना है। अब यहां पे आपके पास में टॉपिक क्या कह रहा है, दो समांतर धारावाही चालकों। अब आपके पास में दो चालक तार होंगे और दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे। उनके मध्य लगने वाले बल का मान क्या करना है, निकालना है। अब माना आपके पास में दो चालक तार, एक चालक तार आपके पास में PQ, दूसरा चालक तार आपके पास में कौन सा है, RS है, RS। दोनों चालक तार एक दूसरे के समांतर d दूरी के ऊपर रखे हुए हैं। दोनों चालक तार एक दूसरे के समांतर d दूरी के ऊपर रखे हुए हैं। तो उससे आगे ध्यान से समझना कि आपके पास में यदि इन दोनों चालक तारों के अंदर आपके पास में दो चालक तार है PQ और RS, दोनों एक दूसरे के समांतर कितनी दूरी के ऊपर रखे हुए हैं, d दूरी के ऊपर रखे हुए हैं। यदि इन दोनों चालक तारों के अंदर धारा की दिशा क्या होती है, समान होती है। आपके पास में इसके अंदर I1 धारा इस दिशा में जा रही है और इसके अंदर I2 धारा भी इसी दिशा के अंदर जा रही है। तो यदि दोनों चालक तारों के अंदर धारा की दिशा क्या होती है, एक समान होती है, तब आपके पास में इन दोनों चालक तारों के मध्य कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। वाइवा के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, जब दोनों चालक तारों के अंदर समान दिशा के अंदर धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के मध्य कैसा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। और दोनों के मध्य एक दूसरे से विपरीत धारा प्रवाहित होती है, तब इन दोनों के मध्य कौन सा बल लगता है, प्रतिघर्षण बल लगता है। तो अब इससे आगे ध्यान से समझना, यदि आपके पास में PQ चालक तार के अंदर I धारा और RS चालक तार के अंदर कितनी धारा, I2 धारा प्रवाहित होती है, तब आपके पास में I1 धारा के कारण, धारा इस दिशा में है तो चुंबकीय क्षेत्र कौन सी दिशा में होगा, इसके लंबवत। I1 धारा के कारण आपके पास में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है कौन सा है, B1 है। और आपके पास में I2 धारा के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कौन सा है, B2 है। I1 के कारण B1, I2 के कारण B2 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और दोनों के मध्य कितनी है, दूरी D है। यदि आपके पास में इस चुंबकीय क्षेत्र B2 चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस चालक तार के ऊपर लगने वाला जो बल है वो मान लिया आपके पास कितना है, F2 है, F2 है। और आपके पास में इसको F1 मान लो, और इस चालक तार के ऊपर लगने वाला जो बल है वो मान लिया कितना है, F2 है। कोई सा भी मान सकते हो आप। आपके पास में इस चुंबकीय B2 चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक तार PQ पर लगने वाला बल कितना है, F1 है। और चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण RS पर लगने वाला बल कितना है, F2 है। तो अब उससे आगे ध्यान से समझना कि आपके पास में PQ चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 का मान कितना होगा। आपके पास में कितनी दूरी के ऊपर है, D दूरी के ऊपर। तो यहां लिखेंगे PQ चालक तार से D दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, D दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब आपके पास में जो D दूरी के ऊपर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो मैंने सेकंड या थर्ड टॉपिक के अंदर करवाया था कि आपके पास में कोई धारावाही चालक तार है, उसके कारण आपके पास में R दूरी के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आया था आपके पास में
कितना आया था, B बराबर आया था म्यू नोट I बटे कितना आया था 2 पाई R। परंतु यहां पे ध्यान देना कि PQ चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना है B1, और आपके पास में इस चालक तार के अंदर प्रवाहित धारा कितनी है I1, और आपके पास इससे और दूरी चुंबकीय क्षेत्र की जो दूरी है, बिंदु की दूरी है, वो कितनी है आपके पास में D है। तो यहां पे ध्यान देना भैया, सीधा मान R में मत डाल देना, B1 बराबर म्यू नोट I1 अपॉन में 2 पाई D। तो यह आ गया आपके पास समीकरण नंबर 1। अब उससे आगे B1 चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कौन सा चालक तार रखा हुआ है, RS चालक तार रखा हुआ है। तो यहां लिखेंगे B1 चुंबकीय क्षेत्र में RS चालक तार के ऊपर लगने वाला बल। यहां लिखेंगे B1 चुंबकीय क्षेत्र में RS चालक तार पर लगने वाला बल। अब आपके पास में इससे पहले वाले टॉपिक में हमने निकाला था कि किसी भी चालक तार के ऊपर लगने वाला जो बल था आपके पास में, यहां B1 चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कौन सा बल लग रहा है F2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, F2 बराबर हो जाएगा I2। इसके अंदर प्रवाहित धारा कितनी है I2, और कितना हो जाएगा आपके पास में L, और कितना हो जाएगा B1, और कितना हो जाएगा साइन थीटा। तो यहां ध्यान देना भाई, B1 चुंबकीय क्षेत्र के अंदर RS के ऊपर चालक तार के ऊपर लगने वाला जो बल है वो कितना है F2 बराबर I2 L B1 साइन थीटा। अब यहां पे ध्यान देना कि जो चुंबकीय क्षेत्र B1 और धारा I2 है वो एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। दोनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। तो आपके पास में थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो आपके पास F2 बराबर कितना होगा, I2 L B1, क्योंकि साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समीकरण 1 के अंदर किसका मान है, B1 का मान है। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से क्या मान हो जाएगा आपके पास में, F2 बराबर होगा आपके पास में, F2 बराबर हो गया I2 L इंटू B1 का मान कितना है, म्यू नोट I1 बटे 2 पाई D, म्यू नोट I1 बटे 2 पाई D। अब यहां पे इसको सोल्व करेंगे तो F2 बराबर कितना मान आ गया आपके पास में, यहां होगा म्यू नोट I1 I2 L बटे कितना हो गया 2 पाई D। यह आ गया आपके पास समीकरण नंबर कितना, 2, समीकरण नंबर 2। अब उससे आगे ध्यान से समझना कि आपके पास में इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर तो इस चालक तार का मान, इसके ऊपर लगने वाले बल का मान निकाल दिया। अब इस चालक तार के ऊपर यहां चुंबकीय क्षेत्र कितना है B2। तो यहां लिखेंगे कि आपके पास में चालक तार RS के कारण D दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना है B2। तो यहां लिख रहे हैं RS चालक तार के कारण D दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब आपके पास में RS के कारण कौन सा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, B2। तो B2 बराबर क्या होगा आपके पास में, B2 बराबर हो जाएगा आपके पास में क्या होगा I2, और कितना होगा आपके B2 बराबर हो जाएगा म्यू नोट I2 बटे कितना हो जाएगा 2 पाई D। यहां पे इसके अंदर प्रवाहित धारा कितनी है, I2 है, यहां धारा कितनी थी, I1 है। तो आपके पास में B2 चुंबकीय क्षेत्र में रखे PQ चालक तार पर लगने वाला बल। तो यहां लिखेंगे B2 चुंबकीय क्षेत्र में रखे PQ चालक तार पर लगने वाला बल आपके पास में लगने वाला बल F1 कितना है, F1।
तो F1 बराबर क्या होगा आपके पास में, F1 बराबर हो जाएगा आपके पास कितना होगा, I1L/B2 sin 90। ठीक है, अब sin 90 का मान कितना है, 1 है, तो आपके पास में F1 बराबर कितना हो जाएगा, IL/B2। B2 का मान कहां है, समीकरण 3 के अंदर। किसके अंदर है, समीकरण 3 के अंदर। तो यहां लिखेंगे समीकरण 3 से क्या मान होगा आपके पास में, F1 बराबर हो जाएगा आपके पास में कितना, IL इंटू B2 का मान कितना है, म्यू नोट I2/2πd। इसको सोल्व करेंगे तो F1 बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नोट I1 I2 L बटे कितना हो गया 2πd। यह आ गया आपके पास में समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और समीकरण 4 के अंदर देखना भाई, आपके पास में जो यहां पे कहां पे, यहां समीकरण 2 और समीकरण 4 के अंदर देखना, F2 बराबर म्यू नोट I1 I2 L बटे 2πd और F1 बराबर म्यू नोट I1 I2 L बटे 2πd। समीकरण 2 और 4 के अंदर जब इनका RHS मान समान है तो इनका LHS मान भी क्या होगा, समान होगा। तो आपके पास क्या होगा, F1 बराबर क्या हो जाएगा, F2। F1 बराबर क्या हो गया, F2। तो चाहे F1 का मान निकालो चाहे F2 का मान निकाल लो, तो इनका जो परिणामी होगा F बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नोट I1 I2 L बटे कितना हो जाएगा 2πd। ये क्या आ गया आपके पास, इनका परिणामी आ गया। अब उससे आगे यहां पे क्या निकालना है, एक एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा। ये क्वेश्चन भी काफी बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो यहां पे अब अगला टॉपिक है 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा। 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा। 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा क्या होगी, ध्यान से समझना। जब दो समांतर धारावाही चालकों को 1 मीटर की दूरी के ऊपर रखा जाता है। कितने के ऊपर रखा जाता है, 1 मीटर की दूरी के ऊपर। आपके पास में 2 समांतर धारावाही चालक तार हैं, इन दोनों चालक तारों को 1 मीटर की दूरी के ऊपर रखा जाता है। तब इन दोनों चालक तारों के मध्य लगने वाले बल का मान F बराबर कितना हो जाए, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर हो जाए। तो इन दोनों चालक तारों में प्रवाहित जो धारा है वो कितनी होगी, 1 एम्पियर धारा होगी। कितनी होगी, 1 एम्पियर धारा होगी। तो दोबारा से डेफिनेशन को समझ लेना कि जब दो समांतर धारावाही चालकों को 1 मीटर की दूरी के ऊपर रखा जाता है तो उनके मध्य लगने वाले बल का मान कितना हो जाए, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर हो जाए। तो उनमें प्रवाहित जो धारा का मान है वो कितना होता है, 1 एम्पियर होता है, जिसे क्या कहते हैं, 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा कहते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।